गुड मॉर्निंग एवरीवन, वेलकम टू राज मल्होत्रा आईएएस एकेडमी। आज की स्मार्ट कोड वीडियो सीरीज में ज्योग्राफी के लेक्चर में हम जो टॉपिक कवर करेंगे, इंडियन फिजिकल ज्योग्राफी से टॉपिक हैं क्लाइमेट एंड नेचुरल वेजिटेशन ऑफ इंडिया। तो ये दो एस्पेक्ट्स हम लोग कवर करेंगे। तो स्टार्टिंग विद द वेरी फर्स्ट एस्पेक्ट, दैट इज द क्लाइमेट ऑफ इंडिया। So firstly, when we define the climate of India, we will say कि India is a area of monsoonal land. When we say the word monsoonal land, कि what do we mean by the word monsoon? Monsoons means the reversal of wind system in every 6 month. Means कि अगर गर्मियों में जो winds की directions हैं, इंडिया के ऊपर blow करने वाली जो winds हैं, वो सर्दियों में अपनी डायरेक्शन को बिल्कुल रिवर्स कर लेती हैं, विपरीत दिशा में ब्लो करने लग जाती हैं। तो दिस इज व्हाट डू वी मीन बाय मॉनसून इन ज्योग्राफिकल टर्म्स। तो ज्योग्राफी में थोड़ा सा टेक्निकलिटीज हैं टर्मिनोलॉजी को लेके, तो हम बहुत प्रिसाइजली और ब्रीफली चीजों को लिख के या एग्जिबिट करेंगे। तो क्लाइमेट जब शब्द को हम डिफाइन करते हैं तो हम बोलते हैं कि एक शब्द होता है वेदर, एक शब्द होता है क्लाइमेट। वेदर को हम बोलते हैं कि इट इज़ वेरी फिकल इन नेचर। जो है सुबह का वेदर डिफरेंट हो सकता है, शाम का वेदर डिफरेंट हो सकता है। तो वेदर इज द रीडिंग ऑफ द एटमॉस्फेयर, बी इट द विंड सर्कुलेशन सिस्टम, बी इट द ह्यूमिडिटी, बी इट द टेम्परेचर इन अ वेरी शॉर्ट स्पैन ऑफ टाइम। कि अभी की बिल्कुल करंट सिचुएशन को हम बताएंगे तो वो बोलेंगे वेदर ऑफ अ डे। जैसे हम अखबारों में या न्यूज़पेपर में या टेलीविजन के माध्यम से देखते हैं। सेकंड टर्म होता है क्लाइमेट। जब इन वेदर की रीडिंग्स को एक बहुत लंबे समय तक रिकॉर्ड करके रखा जाता है तो हम किसी निष्कर्ष पे पहुंचते हैं कि इस जगह का क्लाइमेट कैसा है। तो उसको बोले, जैसे हम राजस्थान सुनते ही हमारे दिमाग में आता है कि इट इज़ अ ड्राई एरिया। अगर हम हिमाचल एंड कश्मीर की बात करते हैं तो सुनते ही हमारे दिमाग में आता है कि इट इज़ अ वेरी कोल्ड एरियाज। तो ये उन जगहों का क्लाइमेट है। तो ये क्लाइमेट जब बहुत लंबे समय तक रीडिंग को इकट्ठा किया जाता है और उनको कॉम्प्रिहेंड किया जाता है, तब हम एक निष्कर्ष पे पहुंचकर क्लाइमेट को डिफाइन करते हैं। तो इंडिया के जब क्लाइमेट को डिफाइन करते हैं तो हम देखते हैं कि कौन से वो सारे पैरामीटर्स हैं, कौन से वो डिटर्मिनेंट्स हैं जो क्लाइमेट पे को डिटरमाइन करते हैं भारत के। तो उनको हम स्टडी करेंगे, जिससे हम ये पता लगा सकते हैं कि इंडिया में किस प्रकार का क्लाइमेट है। तो फर्स्ट जो चीज है जिससे हमें क्लाइमेट के बारे में पता चलता है इंडिया का, दैट इज द लैटिट्यूड ऑफ इंडिया। लैटिट्यूड का अर्थ है कि जैसे इस डायग्राम में आप देखेंगे कि ये वर्ल्ड डायग्राम है, इसमें आप इंडिया की लोकेशन को देखिए। इंडिया इस टाइम पे नदर्न हेमिस्फीयर में लोकेटेड है और इक्वेटर से थोड़ी सी ऊंचाई पर है। मीन्स अगर इफ दिस इज इक्वेटर तो इंडिया स्टार्टिंग फ्रॉम 8 डिग्री नॉर्थ एंड टिल 37 डिग्री नॉर्थ। तो नदर्न हेमिस्फीयर में इसकी लोकेशन है। और ज्योग्राफी की दृष्टि से, टेम्परेचर की दृष्टि से ये ट्रॉपिकल जोन में है। ये जो पूरी बेल्ट है, दिस इज द ट्रॉपिकल और टॉरिड बेल्ट। तो मींस इंडिया का ये वाले पार्ट में जो क्लाइमेट रहने वाला है, दैट इज ट्रॉपिकल क्लाइमेट, जो मध्य प्रदेश से हमारी कर्क रेखा, जिसको हम ट्रॉपिक ऑफ कैंसर बोलते हैं, वहां से होके गुजरती है। और इसके नदर्न वाले पार्ट में ये वाला एरिया है जहां पे दिल्ली है, चंडीगढ़ है या नॉर्थ ग्रेट प्लेन्स ऑफ इंडिया है। यहाँ पे आप देखोगे गर्मियों में टेम्परेचर बहुत अधिक है, लेकिन सर्दियों में टेम्परेचर उतना ही कम हो जाता है। तो मीन्स कि गर्मियों में टेम्परेचर हाई है, सर्दियों में टेम्परेचर कम है। ऐसे क्लाइमेट को बोला जाता है सब ट्रॉपिकल। ट्रॉपिकल मीन्स कि ट्रॉपिकल जैसे कैरेक्टर तो शो कर रहा है, लेकिन यहाँ सर्दियां भी आ जाती हैं। उसके विपरीत जो इंडिया का ये वाला पार्ट है, जिसको हम पेनिनसुलर पार्ट ऑफ इंडिया बोलते हैं, यहाँ पूरे साल हाई टेम्परेचर रहता है, क्योंकि ये टॉरिड जोन है। तो ऐसी जगहों पे सर्दियों का आभास नहीं होता है, सर्दियां बहुत ज्यादा कोल्ड नहीं होती, एक मॉडरेट टेम्परेचर थ्रू आउट द ईयर मेंटेन रहता है। तो इसको तो प्योरली ट्रॉपिकल बोलेंगे। नदर्न पार्ट को हम बोलेंगे सब ट्रॉपिकल, या कई बार हम बोल सकते हैं इट इज अ वार्म टेम्परेट, कि थोड़ा सा टेम्परेट जोन तो है ही है, क्योंकि 30 के बियॉन्ड हम टेम्परेट में चले जाते हैं। तो दिस इज अ वार्म टेम्परेट। टेम्परेट में भी दो कैटेगराइजेशन होती है, वार्म और कोल्ड। कि चाइना को क्रॉस करोगे तो आप कोल्ड टेम्परेट में चले जाते हो, जहां पे जैसे ये ब्रिटेन वाला क्लाइमेट है, ये वाले जो क्लाइमेट है, दीज आर द कोल्ड टेम्परेट क्लाइमेट। इन सारे क्लाइमेट को बोला जाता है वार्म टेम्परेट। तो हम इस समय जो दिल्ली वाले रीजन है, यूपी बिहार वाले रीजन है, पंजाब हरियाणा वाले रीजन है, दीज आर द वार्म टेम्परेट क्लाइमेट। वापस इसमें आते हैं तो लैटिट्यूड डिटरमाइन करेगा कि इंडिया में क्लाइमेट किस प्रकार का है। तो इस कर्क रेखा, जैसे ये दिस इज द ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, इसके नीचे ट्रॉपिकल है एंड दिस इज सब ट्रॉपिकल और वार्म टेम्परेट क्लाइमेट इन इंडिया। इसके बाद हम देखते हैं कि कैसे हिमालयज इंडिया के क्लाइमेट को डिटरमाइन करते हैं। हिमालयज अगर आप देखोगे तो यहां से लेके इन सारी जगह पे हिमालयज
हैं, तो यहाँ पे जो क्लाइमेट होगा, इन जगहों का क्लाइमेट होगा, इट इज डिटरमाइंड बाय द हिमालयाज, कि यहाँ पे ऑब्वियसली बिकॉज दीज हैव सर्टेन एलिवेशन और ऑल्टीट्यूड, तो इट इज गोइंग टू बी कोल्ड क्लाइमेट। और इसमें भी अलग अलग रेंजों के मुताबिक यहाँ पे क्लाइमेट थोड़ा सा डिफरेंट जगहों पे डिफरेंट होगा, लेकिन इन टोटलिटी वी कुड से कि इट इज गोइंग टू बी कोल्ड टू वेरी कोल्ड इन कैरेक्टर। Third determinant of climate in India is the distance from the sea. We need to understand what this terminology means, distance from the sea. तो जब हम डिस्टेंस की बात करते हैं तो हम बोलते हैं कि जितना समुंदर के नज़दीक वाले इलाके होंगे, जो तटीय इलाके हैं या जो कोस्टल एरियाज हैं, क्योंकि समुंदर के नज़दीक हैं, तो यहाँ पे एक मॉडरेटिंग इफेक्ट ऑफ वाटर आता है। मॉडरेटिंग इफेक्ट ऑफ वाटर का मीन्स है कि वाटर ना तो ज़्यादा बहुत गर्म होता है ना बहुत ज़्यादा ठंडा होगा, तो ये एक मॉडरेट टेम्परेचर पे रहता है। क्योंकि ये मॉडरेट टेम्परेचर पे रहता है तो अपने आसपास वाले लैंड मास को भी एक मॉडरेट इफेक्ट देगा बिकॉज ऑफ द सी ब्रीज और लैंड ब्रीज। तो इसकी वजह से जितने भी कोस्टल एरियाज इंडिया में है, इनमें आप देखेंगे सर्दियों और गर्मियों में बहुत टेम्परेचर की वेरिएशन नहीं होगी, अनुमान जो है एक ही टेम्परेचर पूरे इंडिया में रहने वाला है। अच्छा, इसके विपरीत देखो जो ग्रेट प्लेन्स ऑफ इंडिया है। अब ग्रेट प्लेन्स ऑफ इंडिया में क्योंकि ये इतने दूर हैं समुद्र से कि यहाँ लैंड और सी ब्रीज का इफेक्ट नहीं पहुंचता है, तो इन जगहों को बोला जाता है कॉन्टिनेंटैलिटी फैक्टर, कि कॉन्टिनेंट के बिल्कुल मध्य में है ये। अब क्योंकि तो ये कॉन्टिनेंट के मध्य में है, इसकी वजह से क्या होगा कि यहाँ पे मॉडरेटिंग इफेक्ट नहीं पहुंच पाएगा। जैसे इंडिया के इस वाले पोर्शन में जिसको हम ग्रेट प्लेन्स ऑफ इंडिया बोल रहे हैं या नॉर्थ वेस्टर्न पार्ट ऑफ इंडिया बोल रहे हैं पर्टिकुलरली, यहाँ पे आप देखोगे कि गर्मियों में टेम्परेचर पहुंच जाएगा 50 डिग्री सेल्सियस और सर्दियों में पहुंच जाएगा 4 डिग्री 5 डिग्री सेल्सियस, कि इतना ज्यादा वेरिएशन है टेम्परेचर के अंदर सर्दियों और गर्मियों के, कि इसको बोला जाता है कॉन्टिनेंटल, कि बहुत गर्मियां पड़ जाएंगी और बहुत सर्दियां पड़ जाएंगी। लेकिन आपके कोस्टल बेल्ट में ऐसा नहीं होता, यहाँ पे सर्दियां भी बहुत ज्यादा ठंडी नहीं होंगी, गर्मियां भी बहुत ज्यादा हार्श नहीं होंगी, क्योंकि पानी के इफेक्ट के साथ सब कुछ मॉडरेट हो जाएगा। तो डिस्टेंस फ्रॉम द सी इज गोइंग टू डिटरमाइन what could be the climate of that particular area. In this part of the India we will experience the continentality factor. In this part also we could experience the continentality factor, whereas the areas which have their proximity with the ocean or a greater water body like sea, Arabian Sea or Bay of Bengal Sea, they are going to experience a moderate type of climate. So distribution of land and water is going to determine कि what could be the distance from the land sea is going to determine what could be the nature of climate. Now the moving forward to the fourth factor, that is the distribution of land and water. तो इसको हम समझना पड़ेगा, distribution of land or water. It is giving a hint toward the monsoon in India. Monsoon in India को आप समझिए कि जैसे अब इंडिया की आप लोकेशन देखिए समुद्र के अंदर, इंडिया की ये जो लोकेशन है, इंडिया ना तीनों तरफ से पानी से घिरा हुआ है। अब क्या होता है, मॉनसून आर नथिंग बट जो गर्मियों में बारिश होगी, जो अब आने वाले सीजन में बारिश है, उसमें क्या होगा, क्योंकि यहाँ पे इतना टेम्परेचर है इस पार्ट में कि यहाँ पे एक लो प्रेशर सेल क्रिएट होगा और पानी में हो जाएगा एक हाई प्रेशर सेल, और यहाँ हाई टू लो विंड्स ब्लो करेंगे। दीज विंड्स आर नथिंग बट दी समर मानसून और दी साउथ वेस्ट मानसून। तो हम बोलेंगे कि डिस्ट्रीब्यूशन ही कुछ इस हिसाब से कि इंडिया के आसपास पानी है तो यहाँ का क्लाइमेट एक मॉनसूनल क्लाइमेट है, कि ये गर्मियों में सी से, ओशन से, इंडियन ओशन से विंड्स को अट्रैक्ट करेगा। तो यदि इंडिया की लोकेशन के आसपास पानी नहीं होता, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ लैंड एंड वाटर इस हिसाब से नहीं होता, तो इस ऐसे भी मॉनसून इंडिया में नहीं आते। Now moving forward to our next is that is altitude. Altitude जैसे अभी हमने हिमालयाज के केस में देखा कि हिमालयाज हैव अ कोल्ड क्लाइमेट बिकॉज ऑफ देयर एलिवेशन और द ऑल्टीट्यूड, बट दीज hills or the mountain are also an integral part of the peninsular plateau. जैसे अब देखो कि यहाँ पे विंध्याचल है, सतपुड़ा की रेंजेस हैं, वेस्टर्न घाट्स हैं, ये देखिए ये ईस्टर्न घाट है, तो यहाँ पे जो हिल्स हैं वहां पर भी थोड़ा सा जो है क्लाइमेट प्लेजेंट होगा। जैसे हमारे हिल स्टेशन है साउथ इंडियन पार्ट में, ऊटी है, हमारा अनायमुडी है, कोडाई कैनाल है, महाबलेश्वर हैं, ये जो हिल स्टेशन हैं ये क्यों हैं यहाँ पे, क्योंकि इनका एक एलिवेशन है। तो ऑल्टीट्यूड भी किसी जगह के क्लाइमेट को डिटरमाइन करता है। नेक्स्ट फैक्टर इज अपर एयर सर्कुलेशन एंड वेस्टर्न डिस्टर्बेंसेस। अब आप देखिए जो सर्दियों में हिंदुस्तान में बारिश होती है, सर्दियों में पर्टिकुलरली इस बेल्ट के अंदर पंजाब, हरियाणा, हिमाचल, उत्तराखंड बेल्ट में बारिश है, कश्मीर बेल्ट में बारिश है, इट इज बिकॉज कि इंडिया में एक अपर एयर सर्कुलेशन की वजह से इंडिया में चल रही है जेट स्ट्रीम्स, और ये जेट स्ट्रीम क्या करेंगे, अपने साथ मेडिटेरियन सी से, आप जैसे इस वर्ल्ड डायग्राम में देख सकते हैं, मेडिटेरियन सी में बनेंगे टेम्परेट साइक्लोन, इनको अपने साथ लेके हिंदुस्तान में आ जाएंगी और यहाँ पे सर्दियों के समय में बारिशें करेंगी। तो अपर एयर सर्कुलेशन सिस्टम भी एक रोल प्ले करता है कि ये कैसे क्लाइमेट को इम्पैक्ट करेगा।
नेक्स्ट इज अवर ट्रॉपिकल साइक्लोन। ट्रॉपिकल साइक्लोन, अब देखिए ये भी जो है डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ लैंड एंड वाटर के साथ कहीं ना कहीं कनेक्ट होता है। इंडिया के इस पार्ट में पोस्ट मानसून में मीन्स कि सितंबर, अक्टूबर और कुछ हद तक नवंबर में यहाँ पे बहुत ज़्यादा साइक्लोनिक एक्टिविटी है। ट्रॉपिकल साइक्लोन आते हैं हर साल। और ये साइक्लोन क्यों आते हैं? क्योंकि पोस्ट मानसून यहाँ टेम्परेचर बे ऑफ बंगाल का राइज कर जाता है और यहाँ पे जो भी विंड्स, जो भी इस तरह के डिप्रेशंस बनेंगे वो इंडिया के अंदर हिट करेंगे, क्योंकि विंड सर्कुलेशन सिस्टम कुछ इस हिसाब से उस टाइम पे डेवलप हुआ होता है। तो ट्रॉपिकल साइक्लोन इज गोइंग टू डिटरमाइन द क्लाइमेट ऑफ दीज ईस्टर्न कोस्टल प्लेन्स ऑफ इंडिया। तो ऐसे हम देखते हैं कि ये सारे फैक्टर्स क्लाइमेट को डिटरमाइन करते हैं। नेक्स्ट हम देखते हैं कि इंडिया में कौन कौन से सीजन्स होते हैं। इंडिया के सीजन्स को हम ब्रॉडली 4 पार्ट में डिवाइड करते हैं। एक तो है समर का सीजन, जो आजकल अब शुरू हो रहा है, मार्च से जून तक चला जाता है, कि मार्च, अप्रैल, मई एंड जून में आते हैं हमारे समर्स। उसके बाद आता है हमारा रेनी सीजन, जून ऑनवर्ड। 1 जून को बारिशें हिंदुस्तान में यहाँ पे पहुंच जाती हैं, केरला एंड अंडमान निकोबार में, और तकरीबन 15 जुलाई को यहाँ तक पहुंच जाएंगी। तो पूरे इंडिया को कवर करने में 1.5 महीना लगता है मानसून में। फिर ये जो फिनोमिना है ये तकरीबन 1-1.5 महीना और चलेगा सितंबर तक। तो मिड सितंबर तक मानसून का सीजन रहता है। तो हम बोलते हैं ब्रॉडली जून में शुरू हो जाता है, मिड सितंबर तक इंडिया में रेनी सीजन और समर मानसून सीजन रहता है। सितंबर के बाद विंड सर्कुलेशन सिस्टम, जो अभी तक हवाएं इस दिशा में चल रही थी, वो अब रिवर्स होती हैं और कुछ इस हिसाब से चलने लग जाती हैं। तो ऐसा लगता है जो मानसून की विंड्स आई थी आज वो वापस जा रही हैं। वापस जाने को इंग्लिश में बोले हम रिट्रीट कर रही हैं। तो इन विंड्स को जो रिट्रीट करें, इनको बोलेंगे सीजन ऑफ रिट्रीटिंग मानसून। मानसून हमने अभी शुरू में देखा था कि उन विंड सर्कुलेशन पैटर्न को बोलते हैं जो अपनी दिशाओं को बदल लेते हैं। अब देखिए विंड्स ने अपनी दिशाएं बदल ली, जिस दिशा में आ रही थी उस दिशा में वापस जाने लगे, रिवर्स हो गई, तो हम बोलेंगे कि रिट्रीट कर रहा है मानसून। तो इट इज द सीजन ऑफ रिट्रीटिंग मानसून। इसको हम एसोसिएट करते हैं जनरली मिड सितंबर के बाद से, और अक्टूबर पूरा इसके अंदर आया था और कुछ पार्ट नवंबर का। तो 2-2.5 महीने का ये सीजन रहता है। तो इसी को एक शब्द हमने बहुत पढ़ा है एनसीईआरटीज में, इसको बोला जाता है अक्टूबर हीट। अक्टूबर हीट का मतलब है कि अक्टूबर में अचानक से मानसून के बाद फिर से टेम्परेचर राइज होता है और फिर जाके सर्दियां आती है नवंबर के बाद। तो ये जो अक्टूबर में हाई टेम्परेचर है इसको बोला जाता है अक्टूबर हीट। और इसके बाद हम कहते हैं कि नवंबर से फरवरी का इंडिया में विंटर सीजन है, और वो विंटर इस पार्ट में, जो नदर्न पार्ट ऑफ इंडिया, जो सब ट्रॉपिकल पार्ट है या ग्रेट प्लेन्स ऑफ इंडिया, यहाँ पे थोड़ी सी विंटर्स हार्श रहती हैं। लेकिन सदर्न में क्योंकि मॉडरेटिंग इफेक्ट ऑफ ओशन भी है, सी भी है, और साथ में ट्रॉपिकल बेल्ट भी है, तो यहाँ पे इन दोनों को कंबाइन करके बोलेंगे विंटर बहुत ज्यादा हार्श नहीं होती। आप देखिए कि जुलाई के मंथ में हम कैसे टेम्परेचर को डिपिक्ट कर रहे हैं कि जुलाई के टाइम पे दीज आर दी एरिया जहां पे टेम्परेचर बहुत ज्यादा है। आप देखेंगे कि 20, 25, 30 डिग्री सेल्सियस रीच हो गया, तो एक लो प्रेशर सिस्टम क्रिएट होने की संभावनाएं हैं कि मार्च ऑन में टेम्परेचर इंक्रीज हो रहा है तो लो प्रेशर सिस्टम डेवलप हो रहा है। और यहाँ पे आप देखेंगे जैसे जैसे टेम्परेचर हम नीचे की तरफ जा रहे हैं कम हो रहा है और वाटर में टेम्परेचर और कम होगा। यही लो प्रेशर सिस्टम इंडियन ओशन से विंड्स को अपनी तरफ पुल करेगा और साउथ वेस्ट, आप देखेंगे दिशाएं कैसे साउथ वेस्ट से आती हुई प्रतीत हो रही हैं, तो साउथ वेस्ट से विंड्स आती हुई लगेंगी और इंडिया में साउथ वेस्ट मानसून आ जाएंगे जुलाई में। तो इस तरह से आप देखिएगी कि कैसे सरफेस सर्कुलेशन सिस्टम विंड का हमने डिपिक्ट किया है। इस तरह से विंड चल रही है हिंदुस्तान के अंदर। तो दीज आर नथिंग बट दी आइसोबार लाइन्स। अब देखिए मानसून में भी क्या है कि हमने देखा 1 जून को मानसून यहां से स्टार्ट हुए और 1 जुलाई तक यहाँ पे और 15 जुलाई में राजस्थान में भी पहुंच गए। तो ये दोनों ब्रांचेस हमारे वहाँ, एक इसको बोला जाता है अरेबियन सी ब्रांच, इसको बोला जाता है बे ऑफ बंगाल ब्रांच, और ये दोनों ही ब्रांचेस आके मर्ज करेंगी नॉर्थ वेस्टर्न पार्ट ऑफ इंडिया में। लेकिन रेनफॉल लगातार घटती चली जाएगी क्योंकि यहाँ पे ये अपने मॉइस्चर को शेड कर देंगी। ये देखिए इसमें हम जो है जून एंड सितंबर में रेनफॉल की वेरिएशन देखते हैं कि पूरे हिंदुस्तान में जो रेनफॉल का डिस्ट्रीब्यूशन है ये यूनिफॉर्म नहीं होगा। किन जगहों पे बहुत अधिक बारिश होगी, किन जगहों पे बारिश घटती जाएगी। अब ये निर्भर किन बातों पे करेगा, तो फैक्टर्स हैं कि भाई जितनी दूरी आपकी समुद्र से बढ़ती जाएगी वहां तक विंड्स पहुंचते पहुंचते पूरी तरह ड्राई होने लगेंगी, उनका मॉइस्चर खत्म होने लगेगा, तो उनमें जो है रेन करने की, बारिश करने की क्षमताएं घटती चली जाएंगी। जैसे अब ये जो अरेबियन सी से ब्रांच आई है मानसून की, ये सीधा वेस्टर्न घाट पे स्ट्राइक करेगी तो यहाँ पे सबसे अधिक बारिश होगी। लेकिन जैसे ही ये दूसरी तरफ उतरेगी तो अब ये ड्राई इन कैरेक्टर होगी। आप देखिए कि इन जगहों पे इसलिए रेनफॉल 400 से अधिक है। इस जगह पे जहां सीधे जाके बे ऑफ बंगाल हिट करेगी ब्रांच, जो मेघालय चेरापूंजी वाला रीजन है, मौसम राम वाला रीजन है, यहाँ बहुत हाई अमाउंट ऑफ प्रेसिपिटेशन इज देयर
दैट्स व्हाई रेनफॉल विल एक्सीड 400 सेंटीमीटर। लेकिन इसके आसपास फिर रेनफॉल थोड़ी घटेगी और घटेगी। आप देखेंगे इस पार्ट तक पहुंचते पहुंचते कितना ज्यादा ड्राई हो जाता है और रेनफॉल का अमाउंट इस तरह से गिर जाता है। तो मींस कि इधर से एक ब्रांच आएगी तो उसमें रेनफॉल आप देखेंगे लगातार शेडिंग आप देखिए कि घटती चली जा रही है। ये वाली ब्रांच भी ऐसा ही करेगी। तो इन सारे फैक्टर्स पे डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रेन विल डिपेंड। अगर आप जनवरी का मंथ में आइसोथर्म्स को देखेंगे तो आप देखेंगे कि इस टाइम पे इंडिया में सर्दियां हैं और नॉर्थ वेस्टर्न, क्योंकि हमने बोला ये देखिए ये ट्रॉपिक ऑफ कैंसर है, इसके ऊपर जो है कि इंडिया में सब ट्रॉपिकल क्लाइमेट है। मींस कि सर्दियों में सर्दियां हार्श होने वाली हैं, विंटर्स हार्श हो जाएंगी और गर्मियों में गर्मियां हार्श हो जाएंगी। तो देखिए आप टेम्परेचर 10 डिग्री सेल्सियस एवरेज टेम्परेचर गिर गया जनवरी का, लेकिन ये तो ट्रॉपिकल बेल्ट है। इस ट्रॉपिकल बेल्ट में आप देखिए कि टेम्परेचर अभी भी 20 डिग्री 25 डिग्री के आसपास है। और अगर गर्मियों में इसको ऑब्जर्व करेंगे तो गर्मियों में भी ज्यादा फर्क नहीं था कि 20 डिग्री गर्मियों में भी था, 25 डिग्री गर्मियों में भी था और सेम आपका सर्दी में। तो इसी को बोला जाता है मॉडरेटिंग इफेक्ट ऑफ ओशन। और ये ट्रॉपिकल बेल्ट है तो थ्रू आउट द ईयर टेम्परेचर ऑलमोस्ट यहाँ पे सेम रहता है। आप देखिए कि जनवरी में क्यों इंडिया को मॉनसूनल लैंड बोला जाता है। अभी आपने गर्मियों की पिक्चर देखी, जो मॉनसून वाला सीजन है, विंड्स की दिशाएं ऐसी थी। अब सर्दी में आप देखिए कि जनवरी का महीना है और विंड्स जो है बिल्कुल विपरीत दिशाओं में ऐसे जा रही हैं। तो दिस इज द पैटर्न ऑफ विंड्स। तो इंडिया में इसलिए हम इसको मॉनसूनल बोला जाता है कि ये गर्मियों का पैटर्न है और ये सर्दियों का पैटर्न है और इंडिया इज अ लैंड ऑफ मॉनसून। अब देखिए कि पूरे साल को अगर हम सम अप करेंगे कि बारिशें कितनी हुई है इंडिया में, तो कुछ जोन है जहां बहुत अधिक, ये है वेस्टर्न घाट या शादरीज जिनको बोला जाता है, जहां बहुत अधिक बारिशें हैं। अंडमान एंड निकोबार है जहां बहुत अधिक बारिशें हैं, या फिर आपका नॉर्थ वेस्ट ईस्टर्न पार्ट ऑफ इंडिया जहां बहुत ज्यादा बारिशें हैं। उसके बाद बारिश थोड़ी सी घटेगी, ये लाइट शेडेड में देखिएगी। जो हाई रेनफॉल एरियाज है उन्हीं की फ्रिंजेस में इस तरह की रेनफॉल है। तो ये आप देखेंगे यूपी, बिहार, छत्तीसगढ़, झारखंड, ये इनका थोड़ा सा एलिवेशन हाई है और यहाँ पे बे ऑफ बंगाल ब्रांच आकर डायरेक्टली हिट करेगी तो बारिशें ज्यादा होगी। इस यहाँ देखिए शिवालिक के फुटहिल्स में भी बारिशें अधिक हैं और ये बारिशें अब घटती जा रही हैं और इंडिया के इंटीरियर में जाएंगे। और ये देखिए ये किस तरह से सेमी एरिड एरियाज हैं। ये कोल्ड डेजर्ट ऑफ लद्दाख है क्योंकि ये हिमालयाज के पीछे की तरफ है, तो यहाँ पे रेनफॉल की ब्रांच नहीं पहुंचती तो बारिश नहीं हो पाती। सेम ऐसा ये इंटीरियर पार्ट ऑफ इंडिया है, यहाँ पर भी वेस्टर्न घाट का रेन शैडो एरिया, जैसे हमने पैटागोनियन डेजर्ट्स देखा था, क्योंकि वहां पे बारिश की जो है लीवर्ड साइड पे है, तो लीवर्ड साइड में भी कभी बारिश नहीं होती है। विंड्स ड्राई रहती हैं और वार्म रहती हैं, तो यहाँ पर भी बारिश नहीं होगी। तो अब हम जैसे एक शब्द बोलते हैं कि नेचुरल वेजिटेशन एक शब्द है। नेचुरल वेजिटेशन का अर्थ है कि जो फॉरेस्ट हैं, दीज आर द नेचुरल वेजिटेशन, क्योंकि ये ह्यूमन इंटरफेरेंस के बिना भी उग सकते हैं। तो नेचुरल वेजिटेशन इज द रिफ्लेक्शन ऑफ क्लाइमेट। क्लाइमेट के अंदर दो पार्ट होते हैं, फंक्शन इसके दो हैं कि टेम्परेचर एंड रेनफॉल आर द फंक्शन ऑफ क्लाइमेट। तो इन पे डिपेंड करेगा कि आपके किस प्रकार के फॉरेस्ट होने वाले। तो कोपन एक क्लाइमेटोलॉजिस्ट भी हैं और बॉटनिस्ट भी हैं। इन्होंने क्लासिफिकेशन दी सन 1926 में। इन्होंने बोला अगर हिंदुस्तान को आपने क्लासिफाई करना है टेम्परेचर के बेसिस पे तो इस तरह की क्लासिफिकेशन बनती है। तो इसी से इन्होंने रिलेट किया कि अगर टेम्परेचर के बेसिस पर, रेनफॉल के बेसिस पे हिंदुस्तान में अगर आपने फॉरेस्ट को देखना है तो कैसे कैसे डिवाइड करेंगे। जैसे ये वाला एरिया है हिमालयाज वाला, यहाँ पे हमने देखा बिकॉज ऑफ हिमालयाज ऑल्टीट्यूड ज्यादा है, टेम्परेचर कम है, तो ऐसी जगह पे जो फॉरेस्ट होंगे उनको बोला जाएगा, जैसे हम यहाँ से देखते हैं माउंटेन फॉरेस्ट या कॉनिफेरस फॉरेस्ट, जिनकी बारीक पत्तियां होती हैं और नीडल लाइक लीव्स होती हैं, ऐसे फॉरेस्ट यहाँ पे होंगे। अगर जहाँ पे बहुत हाई अमाउंट ऑफ रेनफॉल है, जैसे यहाँ पे और यहाँ पे टेम्परेचर ज्यादा है, रेनफॉल भी ज्यादा है, ऐसी जगह पे होंगे ट्रॉपिकल एवरग्रीन और सेमी एवरग्रीन फॉरेस्ट, जो है कि अमेज़न बेसिन में है, कॉन्गो बेसिन में है, इंडोनेशिया, मलेशिया में जैसे फॉरेस्ट मिलते हैं उसी प्रकार के फॉरेस्ट यहाँ पर भी देखने को मिलेंगे, क्योंकि टेम्परेचर ज्यादा है और बारिशें बहुत ज्यादा, घने जंगल जिनको बोला जाता है, वो यहाँ पे मिलेंगे। अब इनकी फ्रिंजेस में हमने देखा था बारिशें घट जाती है, तो जैसे ही बारिश घटेगी तो पतझड़ वाले पेड़ होंगे, मींस कि जब बारिशें नहीं है तो पेड़ अपने पत्तों को छोड़ देंगे, तो डेसिडियस फॉरेस्ट इसके लिए एक शब्द इस्तेमाल होता है। और ट्रॉपिकल कंट्री है इंडिया, तो ट्रॉपिकल डेसिडियस फॉरेस्ट इसके फ्रिंजेस पे होंगे। अब हमने देखा कि राजस्थान वाला जो एरिया था और जो ये वाला एरिया था जिसको हम बोले थे इंटीरियर वाला पार्ट है, यहाँ पे बारिशें बहुत घट जाती हैं, लेकिन टेम्परेचर पूरे साल बहुत अधिक रहता है। अब ऐसी जगह पे जो है पतझड़ वाले पेड़ नहीं हो पाते, क्योंकि इतनी भी बारिश नहीं है कि जो है जब बारिश हो रही है तो पेड़ों को सपोर्ट कर पाए, क्योंकि बारिश है ही नहीं। तो यहाँ पे ना थॉर्नी फॉरेस्ट होंगे, आप बोलोगे कि जैसे बबूल का पेड़ है,
है ना, बेर का पेड़ है, तो इस तरह के जो है पाम्स हैं, इस तरह के पेड़ यहाँ पे उगेंगे। तो जो वेजिटेशन है इट इज द रिफ्लेक्शन ऑफ क्लाइमेट, दैट इज टेम्परेचर एंड रेनफॉल। तो इस हिसाब से हम इंडिया के अंदर फॉरेस्ट को डिवाइड करते हैं। तो लास्ट फॉरेस्ट है कि जहाँ पे मार्शी एरिया, जिनको मैनग्रूव फॉरेस्ट बोला जाता है, मार्शी एरिया मीन दलदली जमीन, यहाँ पे भिन्न प्रकार के फॉरेस्ट होते हैं, डिफरेंट ही फॉरेस्ट होते हैं जो सॉल्टी वाटर, जैसे कोस्टल एरिया आप देखेंगे ये, तो सॉल्टी वाटर को बियर कर सकते हैं और सॉल्ट के प्रति हाई इनकी जो है बियरेंस है सॉल्ट को लेके, तो ऐसे फॉरेस्ट को बोला जाता है मैनग्रूव फॉरेस्ट, लिटोरल फॉरेस्ट, स्वैम्प फॉरेस्ट, दलदली जमीन पे उगने वाले फॉरेस्ट। तो ऐसे फॉरेस्ट भी हिंदुस्तान के अंदर काफी अधिक हैं। तो इस हिसाब से हम इंडिया के फॉरेस्ट को डिवाइड करते हैं, जो कि बोला जाता है नेचुरल वेजिटेशन विच इज इटसेल्फ इज एन रिफ्लेक्शन ऑफ क्लाइमेट। तो यहाँ पे हम अपने क्लाइमेट एंड नेचुरल वेजिटेशन वाले लेक्चर को सम अप करते हैं। नेक्स्ट जो हमारा लेक्चर होगा वो होगा हमारा लेक्चर रिसोर्सेज ऑफ इंडिया के ऊपर, कि हमारे पास मिनरल एनर्जी रिसोर्सेज कौन कौन से हैं। थैंक यू।